हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 11। इससे पहले इस कहानी के 10 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब तक आप सबने पढ़ा था। अजंत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो खनक को अपने साथ लेकर अपनी कार के पास आ गया था। वो खनक को लेकर अपनी गोद में बैठा हुआ था और खनक को खुद से चिपकाए हुए था। वो बार-बार ऋषभ और खनक के बारे में ही सोच रहा था कि जैसे ऋषभ खनक के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा हो, उतना ही ज़्यादा गुस्सा अब अचंत के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था और खनक जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई उसके सीने से लगी हुई थी। आप देखते हैं आगे। इधर खनक अभी भी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि अभी भी सिसक-सिसक कर रो रही थी। ये देखकर तो अचंत ने पहले खुद को शांत किया, अपने आप को नॉर्मल किया और फिर एक गहरी सांस ली और फिर खनक का सिर धीरे धीरे सहलाते हुए बोलता है कि हे हे खनक, प्लीज प्लीज रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो शांत हो जाओ खनक, रो क्यों रही हो तुम। अचंत भी अब खनक को शांत ही करा रहा था कि तभी उसकी नजर होटल से बाहर आ रहे ऋषभ पर पड़ती है। तो उसका फिर से एकदम से खून खौल गया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में ऋषभ के पास जाने के लिए कार का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी खनक ने अचंत को कस के पकड़ लिया था और उसकी गर्दन में अपने हाथ डालकर डरती हुई आवाज में बोलती है कि प्लीज प्लीज मत जाइए ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाइए। फिर वो फिर से सिसक सिसक कर रोने लगती है। खनक की बात सुनकर अचंत को फिर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खनक की हालत समझ सकता था। और खनक इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो अभी भी अचंत से दूर नहीं हो रही थी। आज पहली बार वो खुद से अचंत के करीब आ रही थी। ये देखकर अचंत ने भी खनक को हल्के से अपने से थोड़ा सा दूर किया और फिर खनक का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम, शांत शांत हो जाओ। खनक कांप रही थी और अचंत जो उसे बार बार समझा रहा था, तभी उसकी नजर खनक के कांपते हुए होठों पर जाती है, जिसको देखकर अचंत अब खुद ही अंदर जल रहा था, लेकिन वो रह नहीं पा रहा था और इसीलिए उसने भी आगे बढ़कर खनक के कांपते होठों को अपने होठों से थाम लिया था और खनक के ठंडे होठ एकदम से और ज्यादा गर्म होने लगे थे। होठों को अपने होठों से वो गर्म करने लगा था और खनक को ना जाने क्यों लेकिन एक सुकून सा मिल रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। इसीलिए वो भी चुपचाप से बैठी थी और अचंत को वो दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। जो वो कर रहा था उसे करने दे रही थी। फिर अचंत ने भी खनक के बालों को पीछे किया और फिर उसके गालों को अपने मुंह में भरकर उसे चूसने लगता है। खनक की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी और अचंत उसे किस किए जा रहा था। वो दोनों ही अभी के लिए सब कुछ भूल गए थे। इधर स्वीटी भी अपने रूम में थी, तभी उसे देखा कि खिड़की से कोई आया है। ये देखकर तो स्वीटी जोर से चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तब तक किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। स्वीटी सामने की तरफ देखती है तो वहां पर अगस्त खड़ा था, जो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। फिर अगस्त ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो स्वीटी ने भी अब जल्दी से उसका हाथ अपने मुंह पर से जोर से झटक कर गुस्से से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो स्वीटी की बात पर अगस्त भी अब उसके बिस्तर पर आकर आराम से लेटकर मुस्कुराकर बोलता है कि मैंने सोचा कि आज साली साहिबा तो है नहीं तुम्हारे पास, तो मैं ही तुम्हें कंपनी देने के लिए आ जाऊं, इसीलिए आ गया तुमसे मिलने के लिए। इतना कहकर अगस्त ने स्वीटी को भी अपने ऊपर खींच लिया और बोलता है कि अब इतना हक तो है ही मेरा तुम्हारे पर, तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं, लगता है कि तुम मेरा जवाब भूल जाते हो, मुझे परेशान करना छोड़ दो। याद है ना कि मैंने कैसा जवाब दिया था तुम्हें कॉलेज में, जब तुमने मुझे बॉयज वॉशरूम में भेजा था, उसके बाद क्या हुआ था, याद है ना तुम्हें। अगस्त भी एकदम से अब सोचने लगा था कि उसके बाद क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड फ्लैशबैक। स्वीटी और अगस्त की जब पहली मुलाकात हुई थी, दूसरा दिन स्वीटी का कॉलेज था और दिव्या और स्वीटी दोनों ही अपने क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी सामने से अगस्त आते हुए दिखाई देता है। उसे ऐसे देखकर तो स्वीटी के दिमाग पर एक शरारत आ जाती है और थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो अपना दुपट्टा जानबूझकर लहराते हुए वहां से जाने लगती है। तो दिव्या भी अब एकदम से सोच में पड़ गई थी कि अचानक से अब स्वीटी को क्या हो गया, ये क्या करने लगी। और इधर अगस्त के फेस पर भी स्वीटी की ऐसी किड्स वाली हरकतें देखकर एकदम से स्माइल आ गई थी। वो स्वीटी को देखते हुए ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे स्वीटी के दुपट्टे को पकड़ने के लिए आगे आया, स्वीटी ने भी अपना दुपट्टा सही कर लिया और अचानक ऐसे होने की वजह से अगस्त गार्डन की तरफ गिर गया और फिर उसकी शर्ट में एकदम से मिट्टी लग जाती है। उसकी शर्ट भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। सबको एकदम से हंसी आ रही थी। अगस्त को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर भी एकदम से मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े भी बहुत ज़्यादा
खराब हो गए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी अगस्त की तरफ देखकर एक बार स्माइल तक कर दे, कोई भी हंस दे। लेकिन हमारी स्वीटी, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता था, उसे तो कोई नहीं रोक सकता था। वो जोर जोर से अपने मुंह पर हाथ रखकर ठराके मारकर हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर अगस्त काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गिराओगी, तुम मुझे देखकर ऐसे हंसोगी। और फिर स्वीटी भी थोड़ा सा शांत होकर अपनी एक एब्रो उठाकर बोलती है कि हाँ हाँ, तो क्या टैक्स लगता है क्या तुम्हें देखकर हंसने के लिए? इतना बोलकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। सिर्फ अकेली स्वीटी ही थी वहां पर जो खुलकर बिना किसी डर के हंस रही थी। उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी अगस्त की ऐसी हालत देखकर। ये देखकर तो अगस्त का गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने एक नजर गार्डन में देखा और फिर गार्ड की तरफ देखा जो कि अभी पाइप से पानी दे रहा था गार्डन में। उसने जल्दी से वो पाइप अगस्त के हाथ में दे दिया और फिर अगस्त ने भी एक ही झटके में पाइप लिया और फिर अपना सर अपने पानी पर डालने लगा। और फिर वो पूरा तरीके से भीग चुका था और बार बार अपने भीगे बालों को पीछे कर रहा था। लेकिन सब गर्ल्स की नज़र तो अभी उसकी बॉडी पर ही टिकी हुई थी। उसकी वाइट शर्ट भीगने से एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसमें उसकी हॉट बॉडी, उसकी सिक्स पैक एब्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसे देखकर तो एक लड़की अपने गालों पर अपने हाथ रखते हुए बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोलती है कि यार ये वीक में कितने दिन जिम करता है, कितना ज्यादा हॉट बॉडी है इसकी, इसकी बॉडी तो देखो ना, हाय हाय। और सोफिया तो पागल ही हो रही थी उसकी बॉडी देखकर। वो भी अपने मन में बोलती है कि आज अगस्त बेबी के साथ मुझे रहना है, आज तो उसे अपने करीब कर लूंगी, उसे अपने करीब लाकर ही रहूंगी मैं। अगस्त को ऐसे देखकर तो हर लड़की एकदम से पागल हो रही थी। सभी लड़कियों की नजर तो अगस्त पर ही टिकी थी, लेकिन स्वीटी उसे देख भी नहीं रही थी। फिर अगस्त ने भी एक ही झटके में पाइप फेंक दिया और फिर सीधा वॉशरूम में जाते हुए एक बॉय से बोला कि मेरे कपड़े वॉशरूम में लेकर आना जल्दी से जल्द। इतना बोलकर अगस्त काफी ज्यादा गुस्से में वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इधर दिल्ली में इस वक्त अचंत खनक को शिद्दत से चूम रहा था और तभी उसे ऐसा लगा कि खनक कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। ये देखकर तो अचंत ने भी अब खनक को थोड़ा सा खुद से दूर किया तो देखा कि खनक बेहोश हो गई थी। ये देखकर तो अचंत जोर से चिल्लाकर बोलता है कि गो टू द हॉस्पिटल, मुझे अभी के अभी खनक को लेकर हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। अचंत की आवाज़ सुनकर ड्राइवर भी अब जल्दी से डर गया और फिर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ कार को मोड़ देता है। कुछ ही वक्त में अचंत खनक को लेकर हॉस्पिटल में आ चुका था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक फीमेल डॉक्टर ने खनक की ट्रीटमेंट की और फिर उसे देखते हुए बोलती है कि देखिए मिस्टर शेखावत, असल में ये बहुत ही ज़्यादा डर गई हैं, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हैं ये, और इनकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान भी हैं। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, ये थोड़ी देर में ही होश में आ जाएंगी। इन्हें बिल्कुल भी डर से दूर रखिएगा और इन्हें अच्छे से खाने पीने की ज़रूरत भी है, फिर आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अचंत अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत कर रहा था कि तभी लकी उसके पास आता है और अचंत जो बिना लकी की तरफ देखे ही विंडो ग्लास से बिस्तर पर लेटी हुई खनक को देखते हुए बोलता है कि ऋषभ बचना नहीं चाहिए, हर हालत में मुझे उसकी लाश चाहिए, उसकी लाश मुझे देखनी है कुछ भी करके। ये सुनकर लकी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर बोलता है कि वैसे तो एएसएस सौरभ ऋषभ को कुछ होने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, वो उसे बचा के ही मानेगा क्योंकि ऋषभ सौरभ की जान है, आपको पता है ना। लेकिन आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? ये सुनकर तो अचंत लकी को गुस्से से घूर कर देखने लगता है। तो लकी फिर से बोलता है कि हाँ, मेरा मतलब है कि आप इसीलिए ही तो खनक को अपने साथ लेकर गए थे ना, कि आखिर आपका मकसद भी पूरा हुआ। ऋषभ जेल में है, उसे जेल हो गई है, अब तो आपको खुश होना चाहिए ना। और रही बात खनक की, तो फिर ऐसे तो पता नहीं कितनी ही लड़कियों को आपने अपने गार्ड्स को दे दिया है या फिर उन्हें हेल मेंशन में छोड़ दिया है। फिर खनक के लिए इतना ज़्यादा दर्द क्यों, इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है आपको, आपको पता है ना। और फिर तभी अचंत ने भी लकी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर जोर से चिल्लाकर अपना हाथ सामने रखी हुई एक ग्लास टेबल पर जोर से पटक दिया, जिससे वो टेबल एकदम से टूट जाती है और चकनाचूर हो जाती है। अचंत को चोट भी लग गई थी और उसके हाथों से खून भी बहने लगा था। वो लकी की तरफ देखकर चिल्लाकर गुस्से से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, वो बस मैं वो बस। अचंत अभी खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके दिल
दिल में अभी क्या चल रहा है। वो तो बस जल्दी से वहाँ से गुस्से से निकल गया और ये देखकर लकी ने भी अपना हाथ दीवार पर जोर से कस के मारा और बोलता है कि क्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं आप एएसएस, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ये सब कुछ झूठा दिखावा करना, आप स्टोन हार्टेड पर्सन है, छोड़ दीजिए ये दिखावा करना, आपके दिल में भी जो भी है ना आप खनक से कह दीजिए ना कि आपको खनक से प्यार हो गया है, आप अपना लीजिए खनक को और जो आप सोच रहे हो ना वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी जिद को छोड़कर आप खनक को अपना लीजिए। और तभी लकी की नज़र खनक पर पड़ती है तो उसने देखा खनक को अभी धीरे धीरे होश आ रहा था। लकी ने पहले खुद को शांत किया और फिर खनक के पास आता है और बोलता है कि चलिए चलिए आपको एएसएस ने होटल में छोड़ने के लिए कहा है। ये सुनकर तो खनक काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बोलती है कि वो नहीं है क्या यहाँ पर, वो नहीं है। तो लकी भी अब खनक की बातों को समझ रहा था, फिर वो कुछ सोच कर कुछ भी नहीं बोलता है और फिर खनक को लेकर सीधा होटल के लिए निकल जाता है। इधर अगस्त अभी भी कॉलेज टाइम के बारे में ही सोच रहा था, स्वीटी और अपनी यादों को ताज़ा कर रहा था कि वो वॉशरूम में गया था और फिर शावर लेने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद कर रहा था उसकी आंखों के सामने बस स्वीटी का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था, उसका मजाक उड़ाना आ रहा था, उसकी सारी बातें घूम रही थी। और तभी लाइट एकदम से चली जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि यार यार ये लाइट कैसे जा सकती है, किसने काटी है इस लाइट को। और फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर बाहर की तरफ आ जाता है। वो वॉशरूम से बाहर आया तो सब उसे ही देख रहे थे कि तभी स्वीटी भी सामने से ताली बजाकर हंसते हुए आती है और फिर दिव्या के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए अगस्त की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोलती है कि दीवी एक बात बोलूं तुझे, कम से कम मैं तो ना ज़्यादा लड़कों में एक साथ इंटरेस्ट रखती हूँ, लेकिन ये तो अगस्त भारद्वाज से सीधा बेबी अगस्त बन गए हैं, बेबी अगस्त हो गए हैं ये सुनकर तो दिव्या भी अब जोर जोर से हंसने लगी थी और स्वीटी भी हंस रही थी। अगस्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, अब वो भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आखिर अब ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगा, सब हंस क्यों रहे हैं उसके ऊपर। और तभी उसकी नज़रें अब खुद पर ही जाती हैं तो उसने भी अब आंखें एकदम से बड़ी करके खुद को देखा, सब अगस्त को ही घूरे जा रहे थे क्योंकि अगस्त ने एक पिंक कलर की बटन फ्रॉक पहनी हुई थी। लाइट जाने की वजह से वो समझ में नहीं पाया था कि उसने अंधेरे में क्या पहन लिया है, तो उसने भी गुस्से से घूर कर एक लड़के की तरफ देखा जिसने अपने कपड़े रखे हुए थे वॉशरूम में। वो लड़का भी काफी ज्यादा डर के मारे बोलता है कि मैंने तो आपके ही कपड़े रखे थे, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आ गया, मैंने इसे नहीं रखा था। स्वीटी भी अब हल्के से मिस्टीरियस स्माइल दे रही थी अगस्त को और उसका मजाक बना रही थी। अगस्त भी समझ गया था कि ये सब कुछ स्वीटी की ही खुरापात है और तभी स्वीटी ने भी अगस्त के चेहरे के सामने अपनी हाथ हिला दिया और फिर से बोलती है कि कुछ याद आया, मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ, अगर चाहते हो कि फिर से ऐसा कुछ भी ना करूं तुम्हारे साथ तो जाओ जाओ अभी के अभी मेरे रूम से, वरना सच कहती हूँ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, निकल जाओ अगस्त भारद्वाज मेरे कमरे से। ये सुनकर अगस्त ने भी स्वीटी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोलता है कि क्या क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों में अपने लिए कुछ भी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है अपने लिए मेरी आंखों में प्यार। स्वीटी की आंखें एकदम से नम हो गई थी, वो खुद को छुड़ाकर बोलती है कि ऐसे ही तुम्हारी आंखों के झांसे में आकर एक बार धोखा खाया है मैंने, लेकिन अब नहीं, एक बार ना जान कर विश्वास करो तो फिर धोखा होता है, और अगर यही गलती मैंने दोबारा कर दी ना तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी, बेवकूफ़ी, मैं जानबूझकर अब तुम पर विश्वास कभी नहीं करूंगी। स्वीटी की आंखें नम हो गई थी और वो खुद को छुड़ाकर बोलती है कि ऐसे ही तुम्हारी आंखों के झांसे में एक बार तुम मुझे धोखा दे चुके हो, एक बार धोखा खाया है मैंने, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में क्या, तुम्हारे साथ एक पल भी बिताना मुझे एकदम से घिनौनी चाल लगती है तुम्हारी, अगर यही गलती मैंने दोबारा कर दी ना तो अब मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ होंगी। ये सुनकर तो अगस्त भी बेड से एकदम से खड़ा हो गया और फिर स्वीटी को खींचकर उसकी होंठों को अपनी होंठों से टच करके बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, किसी के सामने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आऊँगा तुम्हें अपना बनाकर ही यहाँ से लेकर जाने के लिए, समझी तुम सिर्फ और सिर्फ अगस्त भारद्वाज की हो। इतना बोलकर अगस्त भी विंडो से वहाँ से चला गया और स्वीटी ने भी जल्दी से खिड़की को बंद कर लिया और आकर अपने बिस्तर पर लेटकर फिर से सोचने लगती है। इधर दिल्ली शहर पुलिस स्टेशन में सौरभ ऋषभ की जमानत करा रहा था, लेकिन अचंत की वजह से उसकी जमानत नहीं हो पा रही थी और तभी इंस्पेक्टर के कान में एक हवलदार ने भी आकर कुछ कहा तो इंस्पेक्टर ने भी अब सौरभ की तरफ देखा और बोलता है कि देखिए हम अभी के लिए इन्हें रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन तक तो ये शहर के बाहर भी नहीं जा पाएंगे, इन्हें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और फिर ऋषभ की जमानत हुई है और फिर वो बाहर आता है और फिर बिना किसी की तरफ देखे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि भाई रोहन
तूफान को कॉल करो अभी के अभी, जो प्लान था ना उसे बताओ मुझे, उसे बताओ सारी बातें, फिर जो होगा देखा जाएगा। सौरभ ऋषभ के अंदर एकदम से जल रही आग को समझ सकता था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने भी बस उसके सिर को हल्के से हिला दिया, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपनी जान मानता था ऋषभ को, परिवार के नाम पर उसके पास बस उसका भाई ऋषभ ही तो था, बाकी उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि सौरभ अपनी जान तक दे सकता था ऋषभ के लिए। इधर अचंत का होटल रूम, अचंत तो वोडाका के पैक एक पर एक पिए जा रहा था और कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था कि तभी उसके दिमाग में एकदम से कुछ आता है। वो थोड़ा सा तेज से बोलता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जाना होगा। इधर खनक जो कि अपने रूम में आ चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अचंत उसे ऐसी हालत में छोड़कर उसके पास से चला गया था। वो अपने मन ही मन बोलती है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों मुझे बुरा लग रहा है, वो मेरे पास नहीं होंगे तभी तो मुझे खुशी होती है ना। मुझे तो पता है ना कि उन्हें किसी की कोई भी परवाह नहीं है, फिर मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हूँ उनके लिए, नहीं सोचना है मुझे उनके बारे में। खनक ये सब कुछ खुद से बोल रही थी कि तभी झटके से उसका दरवाज़ा एकदम से किसी ने खोला। उसने सामने देखा तो अचंत पहले की तरह एकदम से रौब के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वहां पर खड़ा था। वो बिना खनक की तरफ देखे बोलता है कि रेडी हो जाओ, हम अभी के अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। यह सुनकर तो खनक को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसे कुछ पूछना चाह रही थी वो, लेकिन तभी अचंत ने भी अपना हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया और बोलता है कि तुम्हें इतना हक नहीं दिया है मैंने कि तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछो, कोई भी सवाल कर सको, ना ही इतनी हिम्मत है किसी के अंदर। इसीलिए जो बोला है चुपचाप से वो करो, बिना किसी सवाल जवाब के। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है और खनक जो धीरे से काफ़ी ज़्यादा उदास मन से खुद से बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ये देखने के लिए आए होंगे कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये मैं कैसे भूल गई कि जिस इंसान के सीने में दिल ही नहीं है वो भला किसी के बारे में क्या ही सोचेगा। हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं मेरे बारे में। इतना बोलकर खनक भी तैयार होने के लिए चली गई और कुछ ही वक्त में अचंत खनक के साथ फ्लाइट में आकर बैठा था। खनक एक तरफ सर रख कर सो रही थी और लेकिन अचंत के चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी। वो अभी भी कुछ सोच रहा था। वो बहुत ही गहरी गंभीर सोच में कुछ डूबा हुआ था कि तभी उसकी नज़र खनक के मासूम से चेहरे पर जाती है। वो एक छोटे से बच्चे की तरह आराम से गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा एकदम दूध की तरह चमक रहा था। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर भी आ गए थे। ये देखकर तो अचंत ने पहले हल्की सी स्माइल की और फिर अपने हाथों से खनक के बालों को उसके पीछे करने लगता है और तभी अचंत की नज़र खनक के होठों पर जाती है। वो खनक के होठों को हल्का सा टच करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से लकी ने अचंत के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोलता है कि एएसएस कंट्रोल कीजिए खुद पर, यह फ्लाइट है, आपका जेट नहीं है। जो भी आपका मन आएगा आप कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं अपने जेट पर। यह सुनकर तो अचंत भी अपने सेंस में वापस आता है और फिर जल्दी से खनक से दूर हो जाता है। तभी लकी फिर से अपने मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि चलो चलो, देखता हूँ कि कब तक आप खुद को खनक से दूर रख पाते हैं, कब तक आप अपने झूठ को झूठा बोलते रहेंगे। बस जेट में ना जाने का प्लान बढ़िया था आपका। इतना बोलकर लकी भी मुस्कुरा देता है और इधर अचंत ने भी अपनी आंखें बंद करके रखी थी, क्योंकि बार बार उसकी नज़र खनक के होठों पर ही जा रही थी और वो चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और कुछ ही वक्त में सब मुंबई एयरपोर्ट पर थे। मुंबई एयरपोर्ट के सामने अचंत की 20 लग्जरी कार खड़ी हुई थी और BMW सबसे आगे खड़ी हुई थी, जो कि अचंत और खनक के लिए आई थी। उसे देखकर तो खनक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। उसने भी कभी BMW को सामने से नहीं देखा था और फिर सब कार में आकर बैठ गया और एएसएस भी मेंशन के लिए निकल गया था। कुछ ही वक्त में सब एएसएस के मेंशन में आ चुके थे। अचंत जो कि अपने रूम में आया तो देखा कि वहां पर वॉकी टॉकी वाइब्रेट हो रहा था। ये देखकर तो अचंत ने भी अब दरवाजे को जल्दी से अंदर से बंद किया और फिर अपना लैपटॉप ओपन करके सामने की तरफ देखने लगा, जिसमें 4 लोगों की कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल चल रही थी। और तभी सामने से एक अचंत की तरफ देखकर बोलता है कि डेविल्स हाय। अचंत भी अपनी सिलीवे टेप खोलते हुए बोलता है कि व्हाट इज द रिपोर्ट। सामने से दूसरा आदमी बोलता है कि डेविल रूम में कुछ पार्टनर्स हैं जिन्हें दिल्ली से ले जाया जा रहा है, जिसमें हमें समस्या हो रही है बहुत ज्यादा। अचंत भी अपनी शर्ट रिमूव करते हुए बोलता है कि तो समस्या क्या है, सबको दिल्ली पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंचा दो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। और तभी तीसरा आदमी बोलता है कि डेविल्स हाय, हमारा नया प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर
बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इनसेंटी दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिखा रहा है। वो अचंत भी अपना नाइट वियर पहनते हुए थोड़ा-सा गुस्से में और तेज़ आवाज़ में बोलता है कि हाँ, तो फिर समस्या क्या है? जितना चाहिए उतना दे दो ना, नहीं मान रहा है तो फिर उसकी बेटी होगी या फिर पत्नी होगी, कोई तो होगा ना उसके परिवार में जिसके लिए वो अपनी जान दे सकता हो, उसे उठा लो और क्या। ये सुनकर तो सब एक साथ सर झुका देते हैं और फिर कॉल को कट कर देते हैं। इधर खनक बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसने हरीश चंद्र जी को एक बार भी नहीं देखा था और फिर स्वीटी ने उसे बताया भी नहीं था कि वो बहुत ही मुश्किल से ये सब कुछ हैंडल कर रही थी। इसीलिए खनक को बस सुबह का इंतजार हो रहा था कि जैसे तैसे सुबह हो जाए और वो एएसएस के मेंशन से जाकर अपने घर पर चली जाए और अपने परिवार से देखे। तो सुबह का वक्त हो चला था। खनक उठती है और जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ जाती है, जहाँ पर अचंत पहले से ही विराजमान था और अपना नाश्ता करने के लिए बैठा था। वो नजरें झुकाकर बोलती है कि वो मुझे मुझे ना घर जाना है। तो अचंत ने भी एक नज़र खनक की तरफ घूर कर देखा और फिर से नाश्ता करने लगता है। ये देखकर तो खनक फिर से बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। तो खनक की बात सुनकर अचंत ने भी खनक का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बैठा दिया और बोलता है कि पहले नाश्ता कर लो, फिर चलता हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। ये सुनकर तो खनक ना चाहते हुए भी बिना मन के ही नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और चुपचाप से नाश्ता करने लगती है। कुछ वक्त के बाद अचंत के साथ खनक कार में बैठी हुई थी और बस यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसका घर आ जाए, क्योंकि अचंत एक मिनट के लिए भी उसके ऊपर से उसकी नज़रें नहीं हटा रहा था। और तभी उसकी कार त्रिपाठी हाउस के सामने आकर कुछ दूर पर ही रुक जाती है। ये देखकर तो खनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और फिर अपने होठों पर एक उंगली रख के बोलता है कि किस मी राइट नाउ। ये सुनकर तो खनक भी एकदम से सुन्न हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचंत ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो अभी भी अचंत के करीब नहीं जा रही थी, वो अचंत के करीब जाना भी नहीं चाहती थी कि तभी अचंत उसके करीब आया और फिर धीरे से उसके कान में बोलता है कि शायद तुमने मेरी सिचुएशन को देख लिया है, तो अब किस कर लो, नहीं तो मैंने किया ना बहुत कुछ कर दूंगा। फिर अचंत की बात सुनकर तो खनक को एकदम से पसीना आ गया था। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसने भी जल्दी से अचंत के होठों को टच कर लिया और उसे छोटी सी किस दे दी। लेकिन अचंत को तो खनक के होठों पर एक पेशेंट वाली किस चाहता था, उसे एक डीप किस चाहता था। इसलिए उसने भी खनक को दूर नहीं जाने दिया और फिर उसके होठों को अपने होठों में एकदम से कैप्चर करके उसे डीप किस करने लगता है। खनक कुछ वक्त तक तो खुद को अचंत से दूर कर रही थी, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी अचंत की किस में उसका साथ देने लगती है। वो भी उसके साथ किस करने लगती है और ठीक 5 मिनट के बाद जब खनक को एकदम से सांस लेने में समस्या होने लगी, वो एकदम से ऊपर की तरफ फूलने लगती है, तो अचंत ने भी अब उसके होठों पर छोटा सा बाइट किया और फिर उसे छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगता है, जो कि अभी टमाटर की तरह एकदम से लाल हो गए थे। ये देखकर तो अचंत भी मुस्कुरा देता है और फिर खनक जो शर्म के मारे जल्दी से वहां से निकल जाती है। खनक अब घर पहुंचती है तो उसने देखा कि सामने स्वीटी, शोभा जी, विद्या जी और रोहन चारों ही खड़े हुए थे। खनक सबकी तरफ देखती है और फिर उनके पास आने लगती है, लेकिन तभी शोभा जी ने भी एक थप्पड़ खींचकर खनक को जोरदार मारा, जिससे खनक एक तरफ झुक जाती है। लेकिन तभी उसे स्वीटी ने आकर थाम लिया था। खनक की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। वो शोभा जी को सवालियों भरी नजरों से देखने लगती है और तभी शोभा जी ने भी विद्या जी के हाथों से न्यूज़पेपर लिया और फिर खनक के सामने दिखाते हुए गुस्से से बोलती हैं कि क्या है ये सब कुछ? तू तन्वी और सेरा के साथ असाइनमेंट के लिए गई थी ना दिल्ली, तो फिर ये सब क्या है? ये सब करने के लिए गई थी तू दिल्ली? बता मुझे, क्या सच है? क्या करने के लिए गई थी तू दिल्ली? शोभा जी के कहने पर खनक ने भी पेपर में देखा तो उसके भी होश एकदम से उड़ जाते हैं। फ्रंट पेज पर खनक और अचंत की तस्वीर थी, जो कि अभी एकदम मुस्कुराते हुए दिखाई जा रही थी और ब्रेकिंग न्यूज़ में लिखा हुआ था कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड ऑफ अचंत सिंह शेखावत। न्यूज़ देखकर तो खनक की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। शोभा जी ने भी फिर से अब खनक को पकड़ा और गुस्से से 2-3 तमाचे और मार दिए, लेकिन तभी विद्या जी ने भी अब आगे आकर शोभा जी को पकड़ लिया और फिर स्वीटी भी रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ बड़ी माँ मत मारिए ना खनक को, क्यों मार रही हैं आप खनक को? शोभा जी भी गुस्से से चिल्लाकर बोलती हैं कि क्यों 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 ना मारूं मैं इसे? और तूने ही तो कहा था ना कि ये परियोजना के लिए गई है अपनी फ्रेंड के साथ, तो फिर ये था ना इसका परियोजना, ये था ना इसका प्रोजेक्ट। तू भी ना झूठ बोल रही है, तूने भी हम सब से झूठ बोला है। ये सुनकर तो स्वीटी ने भी अपना सर झुका लिया था। खनक की आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अभी किसी को भी कुछ भी समझाने का कोई भी मतलब नहीं होगा, उसकी बातों को कोई भी नहीं समझेगा।
और तभी शोभा जी रोहन की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि क्या बोल रहा था तू, बता मुझे क्या बोल रहा था। रोहन खनक को देखते हुए बोलता है कि माँ, ये अगर यहाँ पर रहेगी तो एएसएस के आसपास ही रहना होगा इसे, इसीलिए यूएस के लिए कल के कल ही इसे भेज देंगे, अब ये यहाँ पर नहीं रह सकती है। और तभी स्वीटी भी चिल्लाकर गुस्से से बोलती है कि वो खुद की मर्जी से नहीं गई थी एएसएस के पास, समझे तुम। बड़े पापा का ऑपरेशन एएसएस ने करवाया था, इसीलिए क्योंकि खनक उसके ऑफिस में काम कर रही है और उसी के लिए उन्होंने इतने सारे पैसे पापा के ऑपरेशन में दिए थे। ये सुनकर तो सब अब खनक की तरफ देखने लगे थे और तभी स्वीटी भी रोहन की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है कि और आपने और राहुल भैया ने जो कांड किया था ना, जिसकी वजह से हमारा घर नीलाम हो रहा था, आप भी थे ना यहाँ पर। अगर खनक ने एएसएस के पास ऑफिस में काम ना किया होता तो शायद आज हम सब बेघर हो गए होते। बड़ी माँ, आपको नहीं पता है यहाँ पर नीलामी भी हो गई थी, आज खनक की वजह से ही हमारा घर हमारे पास है। ये सुनकर रोहन एकदम से चुप हो गया और तभी राहुल भी आया और वो भी स्वीटी की तरफ देखकर बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी कहेगा और ये मान लेगी। और फिर अगर ये सिर्फ काम कर रही थी तो फिर न्यूज़ में ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बता सकती है। तो स्वीटी फिर से बोलती है कि भैया, न्यूज़ वालों का काम यही सब होता है ना, ये सब अपनी न्यूज़ का मसाला देने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, सच तो लिखते ही नहीं है कभी। नहीं तो आप दोनों ने जो कुछ भी किया था ना, हम सबको कब का पता चल गया होता, लेकिन नहीं, आप सब ने हमारा घर गिरवी रखकर पैसे के दम पर सब कुछ छुपा लिया था, पता है ना आपको। ये सुनकर तो रोहन भी थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि स्वीटी शांत हो जा, तेरे ये सब बोलने से सही नहीं हो जाएगा सारी बातें, समझी तो। लेकिन तभी शोभा जी ने भी राहुल और रोहन की तरफ अपना हाथ दिखाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया और खनक को देखते हुए बोलती हैं कि खनक, तू सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है ना एएसएस के पास। खनक के गाल एकदम तमाचे की वजह से लाल हो चुके थे और उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी भीग गई थी। फिर वो खुद को शांत करके धीरे से बोलती है कि माँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी आपकी खनक, जैसे आप सबके सम्मान पर कोई भी आँच आए। ये सुनकर तो शोभा जी को भी अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आखिरकार वो भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज शोभा जी ने खनक को बहुत ज़्यादा मार दिया था, गुस्से में ही सही, लेकिन वो प्यार तो उससे बहुत करती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी। फिर स्वीटी खनक को अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन शायद शोभा जी की मार खाकर खनक का पेट भर गया था, वो खाना खा ही नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी। ये देखकर तो स्वीटी ने भी पहले प्लेट को अपने बगल में रखा और फिर प्यार से बोलती है कि क्या हुआ है खनक, कहीं एएसएस ने तेरे साथ कुछ। ये सुनकर खनक स्वीटी की तरफ देखते हुए बोलती है कि नहीं दी, नहीं दीदी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है मेरे साथ, कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे बचाया है उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ये सुनकर तो स्वीटी भी एकदम से शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या मतलब है, किससे। तो स्वीटी ने पूछा और फिर खनक ने जो कुछ भी दिल्ली में हुआ था उसके साथ उसने वो सारी चीज़ें स्वीटी को बता दिया था और स्वीटी के गले लगकर फिर से बोलती है कि दी, अगर वो नहीं आते ना तो सच में। स्वीटी खनक का सिर सहलाते हुए बोलती है कि शांत शांत हो जा खनक, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तू बच गई और अब तक बिल्कुल ठीक है, अब तो सब कुछ ठीक भी है, हमारा घर भी बच गया है, बड़े पापा भी ठीक हो गए हैं और एएसएस ने भी तेरे साथ कुछ नहीं किया है, तो फिर समस्या क्या है। तू चुपचाप से अपना काम करने के लिए जा और कुछ भी तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो खनक ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर स्वीटी उसे फिर से खाना खिलाने लगती है। और इधर रोहन भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, वो राहुल को देखते हुए बोलता है कि तुझे पता है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि खनक अचंत के आसपास रहे, वो उसके करीब जाए, मैं कैसे भी करके बस खनक को अचंत से दूर करना चाहता हूँ, उसे हमेशा के लिए यहाँ से भेजना चाहता हूँ। राहुल बोलता है कि भाई शांत हो जाओ, कुछ सोचते हैं ना, हम ऐसे तो अपनी बहन को वैसे भी आग में नहीं झोंक सकते हैं, प्लीज़ हमें कुछ सोचना होगा। इतना बोलकर सब सोने का प्रयास करने लगते हैं और राहुल और रोहन भी धीरे धीरे अब सोने लगते हैं। उन दोनों की आंखें लग गई थी, वो दोनों भी अपनी अपनी सोच में सो जाते हैं। सुबह का वक्त त्रिपाठी हाउस में इस वक्त खनक रेडी होकर कॉलेज के लिए जा रही थी, क्योंकि आज उसे अपना लेक्चर अटेंड करके ऑफिस भी जाना था। शोभा जी ने भी अब जल्दी से उसे नाश्ता दिया और फिर इधर स्वीटी भी जल्दी से खनक के पास उठकर आती है और बोलती है कि खनक थोड़ा जल्दी आना, ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो खनक भी अब नाश्ता करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज होकर स्वीटी की तरफ देखती है और बोलती है कि बोलो ना दी, क्या
हुआ है, क्या बात करनी है आपको, अभी बता दो ना मुझे। तो स्वीटी अभी खनक को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज वो बहुत दिनों के बाद अपने कॉलेज जा रही थी, इसीलिए वो बोलती है कि बस ऐसे ही जल्दी आ जाना, घर पर आ जाएगी तब बात करूंगी, अभी ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। खनक को भी कॉलेज जाने के लिए जल्दी हो रही थी, तो उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्वीटी की बातों पर और जल्दी से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। खनक कॉलेज आ गई थी और श्रेया और तन्वी से मिलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सब क्लास अटेंड करते हैं और फिर जल्दी जल्दी से वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अचंत का ऑफिस। इस वक्त अचंत अपनी ट्रोल चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और लकी उसके सामने खड़ा हुआ था। अचंत उसे कुछ समझा रहा था कि तभी अचानक से खनक ऑफिस के अंदर आ जाती है। खनक को देखकर अचंत की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। खनक भी अपना सारा काम कर रही थी और तभी अचंत खनक की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ लंच चाहिए। ये सुनकर तो खनक भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर सीधा 3rd फ्लोर की तरफ चली जाती है, क्योंकि अचंत ने वहीं पर सब कुछ अरेंजमेंट करवाया था। खनक अब लिफ्ट में जा रही थी कि तभी वो अपने मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है कि पूछा तो नहीं था कि क्या खाएंगे, अब पूछ लेती हूँ कि पता नहीं क्या खाएंगे। इतना बोलकर वो फिर से अचंत के कैबिन की तरफ चली जाती है। इधर लकी भी थोड़ा सा हैरानियत से अचंत की तरफ देखकर बोलता है कि एएसएस आपने खनक को खाना बनाने के लिए भेजा है, बात कुछ समझ में नहीं आई, कुछ सोच रहे हैं क्या आप? अचंत भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ लकी की तरफ देखता है और बोलता है कि वो डॉक्टर को कॉल करो अभी के अभी, और हाँ जल्दी से उसे ठिकाने लगवाओ, क्योंकि सिर्फ एक वही है जिसको ये बात पता है कि हरीश चंद्र जी त्रिपाठी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ खनक को डराने के लिए किया था। ये सब कुछ किया है तो सिर्फ खनक को यहाँ तक लाने के लिए। और हाँ, टेंडर वाले आदमी को भी बोल देना खनक को ये सब कभी भी नहीं पता चलना चाहिए, कभी भी नहीं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। और हाँ, वो कभी भी ऋषभ से ना मिले, क्योंकि ऋषभ जेल से निकल गया और अगर वो खनक तक पहुँच गया ना तो फिर खनक को सारी चीज़ें पता चल जाएगा, वो सब चीज़ अब बता देगा खनक को। वो सब मेरा प्लान था ऋषभ को जेल भेजने के लिए, सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। ये सुनकर लकी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलता है कि लेकिन एएसएस अब आगे क्या करना है? ये सुनकर अचंत ने भी लकी की तरफ देखा और फिर एक सरकास्टिक स्माइल दी, लेकिन अचंत को नहीं पता था कि जिस चीज़ को वो खनक से छुपा रहा है वो खनक को पता लग गई थी, क्योंकि खनक ने अचंत के कैबिन से सब कुछ सुन लिया था। जो जो अचंत लकी से बोल रहा था खनक ने सारी बातें सुन ली थी और उसका दिल एकदम से टूट गया था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने मन में बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि शायद आपके दिल में मेरे लिए कुछ है, शायद आप मेरे लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत थी, बिल्कुल गलत थी मैं। आप कभी किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं। आप जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में कैसे कुछ हो सकता है, किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलकर खनक ऑफिस से निकल जाती है। वो रोड पर बेसुस होकर एकदम से सुनसान से चल रही थी। अचंत का उसके करीब आना अब शायद खनक को भी धीरे धीरे अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं वो भी अचंत के लिए कुछ फील करने लगी थी। वो बार बार खुद को किस कर रही थी, खुद को क्रॉस कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे और वो खुद ही चले जा रही थी। उसके सामने एक ट्रक आ रहा था, लेकिन खनक को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था कि वो उसके सामने अभी चले जा रही थी। ट्रक का हॉर्न बज रहा था, लेकिन खनक बस उसके सामने ही थी और अब ट्रक खनक को बहुत ही पास आ गया था कि तभी किसी ने खनक को रोड की दूसरी तरफ खींच लिया। खनक अपने सेंस में वापस आती है और सामने की तरफ देखती है तो रोहन वहां पर खड़ा था, जो बार बार जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन खनक को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। खनक तो एकदम से पागलों की तरह खड़ी हुई थी। रोहन जोर से चिल्लाकर बोलता है कि ये क्या था खनक, क्या हुआ है तुझे? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? खनक भी अब डायरेक्ट रोहन के गले लग जाती है और बोलती है कि भैया भैया आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहते हैं ना, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, मैं चली जाऊँगी आपके कहने से, प्लीज़ मुझे भेज दीजिए यहाँ से, मैं कल के कल ही यूएस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो रोहन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। खनक की आंखों से हल्के हल्के से आंसू बह रहे थे। रोहन को भी खनक की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा सोच में डाल रहा था कि आखिर खनक उसकी बात को मान कैसे गई, उसके दूर जाने के लिए वो मान कैसे गई। रोहन भी चिल्ला रहा था, मैंने भी ना सारी तेरी व्यवस्था कर दी है, तू कल के कल जा सकती है। फिर रोहन खनक को संभाल कर कैसे भी करके ऑटो में बैठाता है और फिर घर लेकर जाने लगा। खनक अभी भी एकदम से भूल नहीं पा रही थी कि ऋषभ ने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो सब अचंत चाहता था, क्योंकि अचंत के कहने पे ही ऋषभ ने ये सब कुछ किया था। ये सब खनक के साथ हो रहा था। अब वो रोहन के सीने से लगी हुई थी और इधर अचंत भी लकी के जाने के बाद काम में लग गया था और तभी उसके पास फिर से कॉल आता है। उसने कॉल रिसीव किया और बोला कि हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी नहीं बचना चाहिए
चाहिए, किसी को भी नहीं बचाना है, लेकिन अगर तुम सबको जला दोगे तो फिर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी हमें, और इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे लिए, सो हिजैक द ट्रेन। इतना बोलकर अचंत ने भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और तभी अचंत ने भी अब अखबार उठा लिया। फ्रंट पेज की ब्रेकिंग न्यूज देखकर अचंत कुछ वक्त के लिए एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर खनक पर जाती है। खनक की साड़ी में झलकती हुई उसकी कमर पर गई और फिर खनक की खूबसूरती का तो क्या ही कहना था। वो कुछ वक्त के लिए खनक को देखने के लिए एकदम से उसकी ख्यालों में खो गया था और उसके मुंह से एकदम से निकल गया, सी इज़ वेरी सेक्सी। और तभी उसे एकदम से याद आया कि उसने तो खनक को अपने लिए लंच लेकर आने के लिए भेजा था और सुबह से एक बार भी उसने अब खनक को टच नहीं किया था और अभी तक खनक उसके सामने भी नहीं आई थी। वो भी तुरंत अपने कैबिन से बाहर आया और फिर अपनी पर्सनल लिफ्ट में 3rd फ्लोर पर गया। वो जब वहां पर आया तो उसने देखा कि खनक वहां पर नहीं थी। खनक को वहां पर ना पाकर अचंत का दिमाग एकदम से खराब हो गया था और उसे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। वो जल्दी से बाहर आता है और चिल्लाकर बोलता है कि वेयर इज खनक, खनक कहाँ पर है, खनक यहाँ पर नहीं है, कहाँ गई खनक। अचंत कभी भी इतनी जोर से नहीं चिल्लाता था क्योंकि सब उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम करते थे और ये सब छोटी छोटी चीज़ों से उसे इफेक्ट भी नहीं करता था। बाकी जो कुछ भी था वो सब लकी और मैनेजर और सेक्रेटरी खुद ही देख लेते थे। लेकिन अचंत को ऐसे देखकर तो सब लोग उसके पास आकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए थे और तभी एक लड़की निकलकर उसके सामने आती है और अचंत के सामने सर झुकाकर बोलती है कि चीफ, खनक के घर से कॉल आया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। उसने भी अपने घर जाते हुए मुझसे बोला था कि मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और उसका डरना सही भी था। अचंत भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रहा था क्योंकि अचंत एक जल्लाद था। फिर वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि और तुम मुझे बताना भूल गई, इतनी ज़रूरी बात तुमने मुझे बताई नहीं, खनक के बारे में बताना भूल गई तुम मुझे। इतना बोलकर अचंत ने भी अपने माथे को अपनी उंगलियों से रगड़ा और फिर कुछ वक्त के बाद बोला, यू आर फ्राइड। ये सुनकर तो बाकी सब जल्दी से अपनी अपनी जगह पर चले गए थे और फिर वो लड़की भी एकदम से शॉक्ड हो गई थी और फिर रोने लगती है और अपना सर झुका के अपने हाथ जोड़कर बोलती है कि चीफ प्लीज़ प्लीज़ चीफ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरी जॉब मत लीजिए, मत लीजिए मुझसे मेरी जॉब। लेकिन अचंत भी चुपचाप से अपने फ्लोर पर चला गया। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए अचंत के पीछे पीछे जा रही थी कि तभी अचंत के गार्ड आए और फिर उसे ऑफिस से बाहर ले जाते हुए बोलते हैं कि चीफ ने सिर्फ तुमसे तुम्हारी जॉब ली है, शुक्र करो कि जान नहीं ली है तुम्हारी अभी तक। खनक मैम के बारे में तुमने चीफ को नहीं बताया, तुम कैसे भूल गई उनके बारे में बताना चीफ को। तुम्हें पता नहीं है कि चीफ के लिए खनक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लड़की भी अपना सिर पीटने लगती है लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर अचंत भी अपने कैबिन में आ गया था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो अपने मन ही मन बोलता है कि खनक, खनक एक बार मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें, कैसे रहूँ मैं तुम्हारे बिना, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम जा रही हो, तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। इधर रात का वक्त हो चला था। त्रिपाठी हाउस में रोहन, स्वीटी और खनक के पास में बैठा हुआ था और राहुल किसी को कॉल पर बातें कर रहा था। खनक किसी से भी कुछ बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप से बैठी हुई थी। स्वीटी उसे अपने सीने से लगाकर बैठी थी। खनक की एकदम से पैकिंग हो गई थी और तभी स्वीटी बोलती है कि लेकिन खनक को फ्लाइट से भेज दीजिए ना, ये ट्रेन से जाने की ज़रूरत ही क्या है, इसे फ्लाइट से भेज दीजिए, जल्दी ही पहुँच जाएगी, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या खनक हो जाएगी हमेशा के लिए अचंत से दूर, और क्या करेगा अचंत जब वो खनक को अपने पास नहीं पाएगा? क्या इन दोनों की लव स्टोरी में आने वाला है कोई नया ट्विस्ट? क्या होगा इस कहानी में आगे?